हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में आज हम मुगल वंश को पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ? 1483 ईस्वी में फरगना में। बाबर का पितृवंश जो था वो तैमूर से जुड़ा हुआ था। तैमूर का 5वां वंशज था और मातृवंश माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो दोनों ही बहुत बड़ी विरासत ये धारण करता था। 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद यह फरगना का शासक बन गया। फरगना की राजधानी कहाँ थी? अंदीजान। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कभी पूछा जाए, तो याद रखिएगा अंदीजान फरगना की राजधानी थी। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण कर दी। 1507 में 94 में ये क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा था। 1507 में इसने लगभग 13 साल बाद क्या किया? बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर का भारतीय अभियान देख लीजिए। तो प्रथम अभियान इसने कब किया? 1519 में। ठीक है, अब ये 1527 या 1526 आप ये प्रथम वो जो है पानीपत युद्ध मत याद रखिएगा। 1519 से ही इसने चालू कर दिया था भारत में अभियान। तो 1519 में पहला अभियान किया इसने। इसने सीमा के 2 स्थल बाजौर और भेरा को जीत लिया। बाजौर के युद्ध में, नाम है बाजौर का युद्ध, तो बाजौर के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का प्रयोग कब किया? यह क्वेश्चन आता है। तो बाजौर के युद्ध में। दूसरा अभियान 1519 में हुआ, इसने पेशावर को जीता। तृतीय अभियान 1520 में हुआ, इसने सियालकोट और सैयदपुर को जीता। चौथा अभियान 1524 में हुआ, इसने लाहौर और दीपालपुर को जीतकर पंजाब में प्रवेश किया। ठीक, अब ये पंजाब में प्रवेश करता है, आगे बढ़ता है, तो इसको पानीपत में ही रोकने के लिए जो है इधर से कौन जाता है? इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का युद्ध हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को। 1525 में पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इसकी सूचना पाकर इब्राहिम लोदी पानीपत की ओर प्रस्थान किया उसको रोकने के लिए। 21 अप्रैल को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। ठीक, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया बाबर ने? पानीपत के युद्ध में, ये याद रखिएगा। और इस युद्ध नीति के साथ तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है, तुलगमा युद्ध नीति के साथ तोपों का भी इसमें प्रयोग किया गया। इसके बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लिया। अब आएगा खानवा का युद्ध, जो 1527 में होगा। यह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध हुआ, बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच। ठीक है, इसमें बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गए। इब्राहिम लोदी का खानवा के युद्ध में इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी राणा की सांगा की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, तो राणा सांगा और प्लस कौन? महमूद लोदी एक तरफ थे और दूसरी तरफ जो है बाबर। और इसने क्या हुआ कि अपने जब इसके सेना का मनोबल टूटने लगा, तो इसने जिहाद का नारा पूछा था कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने दिया था। ठीक है, मनोबल बढ़ाने के लिए, और बाबर इसमें विजयी हुआ था। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। 1528 में लड़ता है मेदिनी राय के विरुद्ध में और ये जीत जाता है। मेदिनी राय क्या हो जाते हैं इस युद्ध में? शेर शाह बाबर की तरफ से था। तो शेर शाह, ठीक है, शेर शाह प्लस बाबर इसमें लड़े थे मेदिनी राय के खिलाफ। ठीक है, और मेदिनी राय हार जाता है। इसमें याद रखिएगा कि शेरशाह ने इसकी सहायता की थी। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। महमूद लोदी इस युद्ध में पराजित हुआ और भाग गया। मध्यकालीन भारत का ये पहला युद्ध था जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया वो कौन है? घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेस महमूद लोदी। ठीक, भारत में बाबर की सफलता का मुख्य कारण इसका तोपखाना था। ठीक है, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा या तुज्क ए बाबरी। ठीक है, आइए इसका जो है विश्लेषण अभी तक हम विश्लेषण देखें, जल्दी से इसको देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध जो है 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा बाबर, और घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा। ठीक, तो ये चारों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में। तो बाबर के तोपखाने के देखभाल जो करता था उसका नाम था उस्ताद अली योम मुस्तफ़ा। इन दोनों का नाम एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम पीसीएस में। ठीक है, बाबर ने पानीपत के विजय के बाद प्रत्येक
काबुल वासी को सहरुखी नामक एक चांदी का सिक्का दिया था। जितने भी काबुल के निवासी से सबको चांदी का सिक्का दिया था। इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर के खाने में जहर मिला दिया था। ठीक है। मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। क्या थे? चगताई तुर्क। मंगोल शासक चंगेज खां के एक पुत्र के नाम पर तुर्किस्तान क्षेत्र को चगताई कहा जाता था। मुगल इसी क्षेत्र के तुर्क थे, अतः इन्हें चगताई तुर्क कहा गया। अब इसके बाबर के पुत्र पुत्रियों के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 लड़के थे इसके, और गुलबदन बेगम एक लड़की थी बाबर के। ठीक। तो हुमायूं जिसका बेटा था उसकी माँ का नाम था माहम बेगम। ठीक, माहम। कामरान और अस्करी की माता का नाम था गुलरुख बेगम, और हिंदाल तथा गुलबदन बेगम की माता का नाम था दिलदार बेगम। तो गुलबदन बेगम और हिंदाल ये सगे भाई बहन थे। ठीक। आइए हुमायूं के बारे में देखेंगे। 1530 से 1556 तक ये राज करेगा। तो हुमायूं के नाम का आशय भाग्यशाली होता है, लेकिन ये सबसे अभागा शासक था। 1530 में आगरा का में इसका राज्याभिषेक होता है। याद रखिएगा कहाँ पर राज्याभिषेक हुआ? आगरा में। गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयाँ आई। कौन कौन सी? तो अफगान समस्या, कमजोर सैन्य व्यवस्था, और हुमायूं के भाई जो कि आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे थे। अफगान समस्या क्या थी? तो महमूद लोदी अपने को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी माना था। ये महमूद लोदी कौन है? जो कि जो है ये बाबर से लड़ा था। ये देखिए घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी लड़ा था, तो ये यहाँ से भाग गया था ना, पराजित होकर भाग गया था, मारा नहीं था। तो 1529 में ये बाबर से हार गया, भाग गया, और अब आकर अफगान समस्या इसी ने फिर से उत्पन्न किया। ठीक है। तो महमूद लोदी अपने को अभी भी दिल्ली के वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण शेर खां था, जो हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या था। कमजोर सैन्य व्यवस्था करके हुई तो राजकोष खाली हो गए थे। ठीक है। हुमायूं के भाई क्या प्रॉब्लम कर रहे थे? तो कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब दे दिया इसने, अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया, और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया। भाई जो है राज के लिए लड़ रहे थे। हुमायूं का अभियान तो कालिंजर अभियान 1531 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब के क्रम को याद रखिएगा। पहला लड़ा कालिंजर अभियान। ठीक है। कालिंजर का जो उस समय शासक था प्रताप रुद्र देव था, तो ये जो है संधि कर ली हुमायूं ने, क्योंकि ना ये जीता ना हारा। ठीक है। तो ये ड्रा हो गया मैच। चुनार का युद्ध हुआ। यहाँ पे इसने घेरा डाला शेर खां के। चुनार का जो किला था उस समय शेर खां के अंडर था, शेर खां सूरी के अंदर। तो ये क्या हुआ 1532 में, और इस पर भी ये जो है क्या हुआ कि शेर खां से लड़ने की स्थिति में नहीं था हुमायूं, और यहाँ भी मैच ड्रा हो जाता है, मतलब लड़ाई में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। मालवा एवं गुजरात अभियान ये करता है, तो वहाँ का शासक था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। हुमायूं के आक्रमण से भयभूत होकर उस बहादुर शाह क्या होता है? भाग जाता है, और बाद में हुमायूं के सामने समर्पण कर देता है। तो उससे क्या होता है? हुमायूं का मालवा और गुजरात पर अधिकार हो जाता है। हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है। अस्करी कौन है? उसका भाई। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा तथा परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात को पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे आप 3 पढ़ चुके, कालिंजर अभियान, चुनार का इसका अभियान और मालवा और गुजरात का अभियान। ठीक, अब देखिए चुनार का द्वितीय अभियान। तो चुनार का द्वितीय अभियान शेर खां के विरुद्ध लड़ेगा। ये 1537 में बंगाल पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, तो शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया और वहीं से वहाँ का शासक उस समय था शासक गयासुद्दीन महमूद शाह। तो गयासुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया कि जो है हुमायूं से सहायता मांगी कि शेर खां से हमको बचाओ। तो हुमायूं ने शेर खां के चुनार के किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। ठीक है, 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया। किसने? हुमायूं ने। ठीक, अब आया होगा बंगाल अभियान। तो 1538 से बंगाल अभियान होता है। बंगाल का शासक अभी भी गयासुद्दीन महमूद शाह है, क्योंकि इसने शेर खां से हुमायूं ने शेर खां से इसको बचा लिया। तो ये जो है गयासुद्दीन महमूद शाह युद्ध में घायल होकर हुमायूं के पास पहुंचा और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर हुमायूं के हृदय में दया उत्पन्न हुई और शेर खां के विरुद्ध इसने अभियान शुरू किया। इस समय शेर खां बंगाल को जीतकर वापस बिहार आ रहा था। जब हुमायूं बंगाल में वापस आ रहा था तभी शेर खां की सेना के रास्ते में इसे घेर लिया और इसका जो है परिणाम क्या होगा? चौसा के युद्ध हो जाएगा। ठीक, अब ये शेर खां से जब शेर खां लौट रहा था बंगाल से तभी ये जाके रास्ते में ही भिड़ जाता है और चौसा का युद्ध हो जाएगा 1539 में, इसी के परिणाम स्वरूप। अब यह युद्ध शेर खां जीत लेता है, हुमायूं के बीच होता है, लेकिन शेर खां हुमायूं के बीच, और शेर खां जीत जाता है। तो इसको जो शेर खां इसमें क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो अनेक जो सैनिक होते हैं वो गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूब जाते हैं और मर जाते हैं।
इसी में जो है इसी का फ़ायदा उठाकर हुमायूं भी यहाँ से भाग जाता है और बच जाता है, लेकिन ये युद्ध हार जाता है और शेर खां क्या करता है, उपाधि धारण करता है शेर शाह की। अब दूसरा युद्ध होगा 1540 में बेलग्राम का युद्ध। इसमें हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो जाएगा और शेर खां आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। ठीक, उसमें कन्नौज के युद्ध में हुमायूं का निर्वासन काल रहेगा कब से, अब देखिए 1540 में ये युद्ध हार गया, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, अब 1541 में क्या करेगा, हमीदा बानो से विवाह कर लेगा और 1542 में अमरकोट में राणा बीर साल के महल में हमीदा बानो को 41 में शादी करता है, 42 में अकबर पैदा हो जाता है। 43 में ये अकबर को अपने भाई, ठीक है, अपने भाई अस्करी के पास छोड़कर ईरान चला जाता है। तहमास्प वहाँ पर एक शासक था, उसके पास जाता है, उससे सहायता लेता है तथा 1545 में इसने अपने भाइयों पर आक्रमण करता है तहमास्प से जो है सहायता लेकर, और अपने भाइयों पर आक्रमण करके काबुल और कांधार को जीत लेता है, क्योंकि अभी इसकी उतनी स्थिति अच्छी नहीं है कि जाके शेर शाह से लड़ सके। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अपनी स्थिति सुधारेगा और जो है मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ेगा 1555 में। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूरी, क्योंकि अब जो है वो मर चुका है, कौन, इब्राहिम जो है शेर शाह सूरी, अब वो ख़त्म, मर गया है, क्योंकि वो जो है बंगाल विजय के दौरान उस पर तोप के गोले पर वो क्या कर देता है, उसी पे तोप दग जाती है और मर जाता है। तो उसका पुत्र अब इब्राहिम सूरी वहाँ का राजा हो गया, कहाँ का, आगरा में, और दिल्ली का शासन संभाल रहा था। तो अब ये जब वो कमज़ोर हो चुका है तो अब इब्राहिम सूरी पर ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और उस युद्ध को कहा जाएगा मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, इसमें हुमायूं क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। सरहिंद का युद्ध लड़ता है 1555 में, यह हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा जाता है। इसमें सिकंदर सूर पराजित हो जाता है, सिकंदर सूरी, ठीक है, पराजित हो जाता है और भाग जाता है। सरहिंद के विजय से श्रेय हुमायूं ने अकबर को दिया है, ठीक है, किसको दिया है, अकबर को। अकबर कौन, इसका बेटा। ठीक, जनवरी 1556 में जब यह अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तो वहीं से फिसलकर इसकी मृत्यु हो जाती है। लेनपून कहता है, लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं द्वारा इसे जो प्रसिद्ध युद्ध हैं वो देख लीजिए। 1531 में कालिंजर का युद्ध प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ लड़ा और संधि हो गई। 1532 में दोराहा का युद्ध हुआ, महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा और विजयी हो गया। 1532 में ही चुनार का युद्ध लड़ा, शेर खां के खिलाफ लड़ा और संधि हो गई। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा, शेर खां के विरुद्ध लड़ा और पराजित हुआ। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, शेर खां के विरुद्ध, शेर शाह के विरुद्ध लड़ा और पराजित हुआ। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, इब्राहिम सूरी के खिलाफ और विजयी हुआ। 1555 में फिर सरहिंद का युद्ध हुआ और सिकंदर सूरी के खिलाफ हुआ और ये विजयी होता है। ठीक, इन सब युद्ध को बिल्कुल ही अच्छे से शांत दिमाग से एक तरफ से याद कर लीजिए क्रम को इनके। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए तो हुमायूं ने अपना राज दरबार सूफियाना ढंग से सुसज्जित किया था। हुमायूं एवं शेर शाह के बीच झगड़े का मुख्य कारण बंगाल का युद्ध था, ठीक है, या बंगाल था। कन्नौज युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिर्जा हैदर दुगलत ने किया है, क्योंकि वो इस युद्ध में हुमायूं की तरफ से भाग लिया था। किसने, मिर्जा हैदर दुगलत ने। अब आ जाएगा सूरवंश, क्योंकि 1540 में कन्नौज के युद्ध जीतने के बाद 1555 में, ठीक है, कालिंजर के 1555 में जो है जब तक ये सरहिंद का युद्ध नहीं होगा तब तक ये लोग राजा बने रहते हैं। तो अब देख लीजिए सूरी वंश, ठीक है। तो शेर शाह सूरी भारत के द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। शेर शाह जो है बाबर की तरफ से भी लड़ा था, आपको याद होगा। इसने बचपन का नाम फरीद था। जन्म 1472 में बजबारा या नरनौल में हुआ था। इसके पिता का नाम था हसन। क्या नाम था इसके पिता का, हसन। 1494 में सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपुर के फौजदार पद पर नियुक्त किया था। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखिए। लोहानी के सरदारों के षड्यंत्र के कारण इसे बिहार छोड़ना पड़ा और ये बाबर की सेना में शामिल हो गया तथा चंदेरी की युद्ध में इसने बाबर की तरफ से युद्ध लड़ा था। ये बाबर की सेना में भी शामिल था। 1539 में इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। अब बाबर की तरफ से ही पहले कभी शामिल था, आज बाबर के ही लड़के से लड़ गया, ठीक। और शेर शाह की उपाधि धारण की। पहले इसका नाम था शेर खां, ठीक। 1540 में इसने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और भारत का सुल्तान बन गया। शेर शाह सुल्तान बनने से पहले 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है, हजरत आला की उपाधि धारण की। और जब 1540 में कन्नौज का युद्ध हुमायूं को हराया तो सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने देखिए हजरत आला, शेर शाह, ठीक है, और सुल्तान, ये सारी उपाधियां इसने धारण की है।
अब आगे आइए बंगाल के विद्रोह। बंगाल विद्रोह का दमन 1541। इस समय यहाँ का गवर्नर कौन था? खिज्र खां। 1541 में विद्रोह कर दिया इसने। अब बंगाल में 19 सरकारों में बांट दिया बंगाल को, और प्रत्येक सरकार में एक सिकदार ये सिकदारान की नियुक्ति की, जो कि एक जो है प्रांत को पूरे बांटा था तो उसको एक एक टुकड़े में बांट दिया। तो एक एक टुकड़े को हर एक देखने वाले को क्या कहा गया? सिकदार, जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे। मालवा विजय 1542 में होता है। इस समय यहाँ मल्लू खां कादिर शाह शासक था। इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया और शेर शाह को सौंप दिया अपनी राजधानी मालवा, अपने राज्य को मालवा को शेर शाह को सौंप दिया। रायसीन विजय 1543 में होता है। ठीक है, यहाँ का राजा पूरनमल चौहान था। क्या था? पूरनमल चौहान। शेर शाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से विजित किया था। ये इसके जीवन का एक कलंक है। शेर शाह के जीवन का कलंक अगर पूछा जाएगा तो रायसीन का युद्ध है या रायसीन की विजय। मारवाड़ विजय, तो मारवाड़ यह एक शासक, यहाँ का शासक नाम था मालदेव। यह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ, इसने इस विजय में इतना शेर शाह इतना प्रभावित हुआ राजपूतों से कि इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान को प्रायः खो चुका हूँ। कालिंजर अभियान 1544 में होता है और यहाँ के शासक कीर्ति सिंह थे। कालिंजर अभियान में ही शेर शाह जो है बारूद के गोले में उड़ जाता है, ठीक है, और मर जाता है। उसके बाद में 1555 में क्या होगा? जब ये मर जाएगा तो 45 में ये मर गया, तो अब 1555 तक इसका बेटा राज करेगा और उसी समय सरहिंद का युद्ध जब वो करेगा कौन? हुमायूं, तब जीतेगा। ठीक है, तब तक शेर शाह नहीं रहेगा, है ना। ये 44 में ही मर जाता है, 44-45 में। भू राजस्व व्यवस्था शेर शाह के समय की देख लीजिए तो गज ए सिकंदरी माध्यम से इसने भूमि की नाप कराई और कृषि योग्य भूमि की 3 श्रेणियों में बांट दिया: उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न श्रेणी की भूमि। ठीक है, इसमें औसत उपज का 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया, या ना याद रखिएगा कितना? 1/3। इस व्यवस्था को जब्ती प्रणाली भी नाम से जाना जाता है। भू राजस्व के अतिरिक्त किसानों के 2 अन्य कर वसूले जाते थे। जरीबाना, यह भूमि के नाम पर लिया जाने वाला कर था जिसकी उपज का 2.5% लिया जाता था। ठीक है, उपज का 2.5%। और एक कर था महासीलाना। महासीलाना यह जो है 5% लिया जाता था उपज का। इसने किसानों को भूमि का स्वामी बनाया और पट्टा दिया तथा कबूलियत स्वीकृति पत्र जो है प्राप्त करवाया किसानों को। ठीक, सड़क पर इसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और सड़कों का निर्माण करवाया, इसीलिए इसको सड़क ये आजम के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा कौन कौन से चलवाई? तो शेर शाह ने पुराने सिक्कों को बंद करके सोने, चांदी के, तांबे के सिक्के चलवाए। जो इसने सिक्के चलवाए इसमें सर्वप्रथम चांदी का रुपया चलवाया था, उसका नाम जिसको जो है चलाया, तथा तांबे का दाम, चांदी का रुपया और चांदी का दाम, तांबे का दाम। ठीक है, चांदी का जो सिक्का चलाया उसको रुपया कहा जाता था और तांबे का जो सिक्का चलाया उसको दाम कहा जाता था। और रुपया और दाम में क्या अंतर था? तो 1:64, मतलब 64 दाम हो तब 1 रुपया के बराबर होता था। शेर शाह ने पटना नगर की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने सहसराम में अपने लिए मकबरे का निर्माण कराया जो कि झील के मध्य में स्थित है। कृत्रिम झील बनवाई, उसी में अपने मकबरा बनवाया। ठीक है, शेर शाह द्वारा लिया जाने वाला कर, तो खिराज 1/3, जरीबाना 2.5% और महासीलाना 5%। शेर शाह द्वारा बनवाई गई सड़कें की वजह से इसको सड़क ए आजम। यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब के अटक तक जाती है, लगभग 1500 मील लंबी है। आगरा के बुरहानपुर तक जाती है। दूसरी सड़क आगरा से चित्तौड़ तक जाती है और लाहौर से मुल्तान तक जाती है। इसको शेर शाह द्वारा चलाए गए सिक्के देख लीजिए तो रुपया चलाया इसने, चांदी का था। अशरफ चलाया जो कि सोने का था और दान चलाया जो कि तांबे का था। ठीक, अकबर आ जाएगा अब 1556 से 1605। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। इसका बचपन का नाम बदरुद्दीन था। हुमायूं, चलिए अगला है कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के सिकंदर सूरी के विरुद्ध सैन्य अभियान में व्यस्त था। किसके? सिकंदर सूरी के विरुद्ध। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर अकबर ने गुरदासपुर जिले में ही अपना कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठने के बाद अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। यह युद्ध मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध।
प्रारंभ में हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पहले तो हेमू जीत जाता है। जब हेमू पंजाब की ओर बढ़ा तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अकबर की सेना के साथ युद्ध हुआ। अब क्या होगा, हेमू हार जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। पानीपत के जो है, जब बैरम खां मक्का जा रहा था तब गुजरात में पाटन नामक स्थान पर 1561 में इसकी हत्या हो गई बैरम खां की। 1560 से 64 तक अकबर जो है हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा। अकबर पर अपनी धाय माहम अनगा का सर्वाधिक प्रभाव रहा। तो ये जो 60 से 64, 1560 से लेकर 1564 का जो 4 साल है, ये जो है अकबर स्त्रियों के बीच में बिताता रहा, अपनी माओं के पर्दे के पीछे चलता रहा, राज चलाता रहा। तो इसीलिए क्या कहा जाएगा, इस प्रथा को पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है, या पेटीकोट शासन भी नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेटीकोट शासन कब से कब तक था, या किस राजा जुड़ा, कौन सा राजा पेटीकोट शासन से जुड़ा हुआ था, तो अकबर था। ठीक। साम्राज्य विस्तार। तो मालवा के विरुद्ध अभियान को लेकर असीरगढ़ में पतन में 4 दशकों 40 वर्ष के दौरान अकबर की भूमिका में एक महान विजेता साम्राज्य निर्माता था मालवा विजय। अब इसके विजयों को देखिए। तो मालवा विजय सबसे पहले करता है 1561 से 62 में। मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करता है और मालवा विजय करता है। गोंडवाना विजय 1564 में अकबर जो है गोंडवाना विजय करता है और यहाँ की रानी दुर्गावती को पराजित कर देता है। यहाँ मुगलों का अधिकार हो जाता है। राजपूताना विजय। राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई नीति क्या थी कि स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लें। ये राजपूतों से लड़ना नहीं चाहता था। ठीक है। आमेर जिसे आजकल जयपुर कहते हैं, तो जयपुर के शासक भारमाल का पहला राजपूत था ये, जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर ने भारमाल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को उच्च पद प्रदान किया अपने राज्य में, तथा 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इसके अवसर पर उदय सिंह जंगलों में भाग गए थे। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। 1576 में अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करता है और परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें राणा प्रताप को कभी कभी किसी किसी किताब में विजयी बताया जाता है, किसी किसी किताब में बताया जाता है कि राणा प्रताप हार गए थे। गुजरात विजय देखिए। इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। ठीक है। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात का अभियान किया तथा 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण विजय करता है। तो भारत का जो है अकबर क्या है कि पहला मुगल शासक है जो दक्षिण अभियान शुरू करता है। ठीक। खान देश दक्षिण का पहला राज्य ऐसा है खान देश, जो कि स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर होता है अहमदनगर अभियान। 1593 में अकबर ने एक मुगल सेना अहमदनगर की विजय के लिए भेजी। इस समय अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था, जो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। 1601 में इसने किला को जीत लिया तथा दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की। दक्षिण के बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? अकबर ने। अन्य कार्य। अकबर ने 1562 में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के लिए क्या कर दिया? दास प्रथा को बंद कर दिया। 1562 में दास प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया इसने। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। टाइम याद रखते चलिएगा, सन याद रखते चलिएगा, क्योंकि ये सब पूछता है क्रम में। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना का निर्माण किया तथा उससे क्या हुआ कि इसका उद्देश्य था कि धर्म की सत्यता को जानने के लिए उत्सुकता था। ठीक। जैन विद्वानों में हरि विजय सूरी तथा जिन चंद्र सूरी, जिसे इसने युग प्रधान की उपाधि दी थी। ठीक है। और हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। फिर से देख लीजिए। जैन विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने। दोनों का नाम याद रखिएगा तथा उपाधियां भी याद रखिएगा। 1580 में पहला ईसाई मिशन फतेहपुर सीकरी पहुंचा तथा जिसमें मार्सरेट, एक्वेविया तथा एनरिक्वेज इसके सदस्य थे। अकबर ने इनसे भी वार्ता की 1580 में। ठीक। सितंबर 1579 में महजर घोषणा पत्र नाम से एक दस्तावेज जारी किया। अकबर ने इसकी रचना शेख मुबारक ने की थी।
ये इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके पीसीएस क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि महजर घोषणा पत्र किस राजा ने जारी की थी। सितंबर 1579 में अकबर ने जारी किया था। ठीक, इसके द्वारा अकबर को इस्लाम धर्म के संबंधित विवादों के निपटारे तथा सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुआ। अब यह इस इमाम आदिल हो गया था। इमाम आदिल मतलब जो इस्लाम धर्म के विवाद थे उसको भी निपटा सकता था अकबर। 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की तथा इस धर्म का जो मुख्य पुरोहित था अबुल फजल था तथा जो प्रथम हिंदू था इस धर्म को मानने वाला वो था बीरबल। अकबर के दीन इलाही बारे में स्मिथ में लिखा है कि दीन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का प्रतीक है। किसने कहा इसको? स्मिथ ने कहा है। ठीक, अकबर के नौरत्न देख लीजिए कौन कौन से थे, तो अबुल फजल, टोडरमल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, हकीम उका, हुमाम और राजा मान सिंह। ठीक है, अकबर के प्रमुख कार्य 1562 में दास प्रथा को समाप्त करता है, 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है, 64 में जजिया कर को समाप्त करता है, 75 में इबादत खाना का निर्माण करता है, 78 में इबादत खाना में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल देता है तथा महजर या मजहर की घोषणा करता है। 1579 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा 1582 में दीन इलाही की स्थापना करता है। ओके, अब आइए देख लेते हैं कि अकबर के समय के प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे। तो अबुल फजल अकबरनामा लिखा इसने, निजामुद्दीन अहमद तबकात एक अकबरी लिखा निजामुद्दीन अहमद ने, अब्दुल कादिर बंदायूनी ने लिखा मुंतखब उत तवारीख, फैजी कवि था, इसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, और बीरबल हिंदी के विद्वान थे, अब्दुल रहीम खान खाना रहीम सही लिखा, राजा भान सिंह ये जो है हिंदी के विद्वान थे। अच्छा, ये जो अब्दुल रहीम खान खाना जिसे बार बार आप पढ़ रहे हैं, ये इसके पिता क्या क्या नाम था, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। मेड़ता का अभियान इसने 1562 के दौरान अकबर ने युद्धबंदियों के लिए दास प्रथा का निषेध कर दिया था। अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को काली सरस्वती का उपाधि दिया था। अभी दो लोगों को दो उपाधियाँ दी थी, और अभी आचार्य विजय सेन सूरी जो हैं तो इनको काली सरस्वती का उपाधि दिया था। अकबर ने कृष्ण भक्ति शाखा के संत विट्ठलनाथ को गोकुल और जैतपुर की जागीर प्रदान की थी, तथा जो बीरबल था उसका वास्तविक नाम महेश दास था, एक कालपी का निवासी था। ये ब्रह्मा उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक, अकबर के राजकवि का नाम था फैजी। अकबर की इच्छानुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामायण का अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। किस भाषा में? फारसी भाषा में किया था। ठीक, अब आ जाएगा जहांगीर। 1605 से 1627 में जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इसका विवाह मान सिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ, जो बाद में शाह बेगम की उपाधि के साथ जो है जहांगीर के साथ में रही। शाह बेगम का क्या नाम था? मानबाई। 1601 में मानबाई अफीम खाकर आत्महत्या कर लेती है। इसका दूसरा विवाह जोधाबाई या जगत गुसाई के साथ में होता है। 1599 में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और इलाहाबाद आकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। तो 1599 में जहांगीर जो है अकबर के विरुद्ध विद्रोह करता है, याद रखिएगा सब। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश जारी किए, जिसमें महत्वपूर्ण थे छोटे छोटे अनेक करों को समाप्त कर दिया, मद्य निषेध कर दिया, अस्पतालों एवं हकीमों को व्यवस्था की, रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु बलि रोक दिया तथा पुराने कैदियों की रिहाई कर दी। अच्छा, रविवार तथा बृहस्पतिवार को पशु बलि के लिए रोक दिया था इसने। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में, याद रखिएगा। किसने रोका था? जहांगीर ने। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। सबको न्याय मिले इसके लिए इसने सोने की जंजीर लगवाई और उस जंजीर को नाम दिया जंजीर ये अदली। एक जैन संत मान सिंह ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि इसका शासनकाल केवल 2 वर्ष तक चलेगा, इससे अधिक नहीं चलेगा। खुसरो का विद्रोह होता है 1616 में। खुसरो विद्रोह करके तरन तारण पंजाब पहुंचा और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। लाहौर के पास भरावल नामक स्थान पर जहांगीर और खुसरो के युद्ध होता है। खुसरो पराजित होता है और बंदी बनाकर मार दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा कि अर्जुन देव जिन्होंने इसका साथ दिया था उनको भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मेवाड़ अभियान। इस समय यहाँ का शासक अमर सिंह था। 1614 में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान जो है चालू हुआ। 1614 में
अब क्या होगा कि खुर्रम बहुत आतंकी था, तो अमर सिंह ने जहांगीर से हाथ मिला लिया और क्या होता है कि मेवाड़ की संधि हो जाती है 1615 में। इससे अमर सिंह को पूरी रियासत उसके लौटा दी जाती है तथा उसके पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान कर दिया जाता है। नूरजहां के बारे में देख लीजिए, इसका जन्म 1577 में हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था। इसके पिता का नाम इत्मादुद्दौला या ग्यास बेग तथा माता का नाम क्या था, अस्मत बेगम। इसकी माता ने गुलाब के फूल से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। 1594 में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली खां से हुआ था। नूरजहां का प्रशासन में अत्यधिक प्रभाव था। ठीक है। 1627 में जहांगीर कश्मीर में रुका था तथा जब यह कश्मीर से वापस आ रहा था तब भिम्बर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इस शव को लाहौर लाया जाता है और यहीं पर जो है सहदरा में दफनाया गया। कहाँ पर? सहदरा में दफनाया जाता है। दक्षिण अभियान। अकबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर स्वतंत्र हो गया। ठीक। दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। ठीक। खुर्रम का विद्रोह। अब खुर्रम करता है 1627 में खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया परंतु असफल रहा 1623 में। अब 1626 में जहांगीर ने क्षमा मांगकर विद्रोह समाप्त कर दिया। 1626 में जहांगीर के समय की घटनाएं। खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ। मेवाड़ का अभियान 1614 में हुआ। अहमदनगर का अभियान 1616 में हुआ। कंधार का पराजय 1622 में हुआ। खुर्रम का विद्रोह 1623 में हुआ और महावत खां का विद्रोह 1625 में हुआ। खुसरो का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह और महावत खां का विद्रोह ये जो है एक बार या दो बार विशेष परीक्षा में क्रम में लगाने के लिए पूछा गया था। जहांगीर का जन्म सीकरी गांव में हुआ था। जहांगीर ने दनियाल माने क्या होता है, भाई के पुत्रों की ईसाई धर्म ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके प्रशंसा स्पेन के तत्कालीन शासक फिलिप III ने किया था। मेहरुन्निसा का शाब्दिक अर्थ अत्यंत प्यारी है, अत्यंत प्यारी। ठीक। जहांगीर के 12 अध्यादेश क्या क्या थे, तो छोटे छोटे अनेक करों को समाप्त कर दिया। सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम बनाए। दूसरों के घरों पर अधिकार करके अंग भंग का निषेध कर दिया। ठीक है। मतलब दूसरों के घरों पर अधिकार नहीं कर सकते हो तथा किसी को इतना नहीं मार सकते हो कि अंग भंग हो जाए, उसका मतलब हाथ काट दो, गोड़ काट दो, ये सब नहीं हो पाएगा। मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दिया। अस्पतालों का निर्माण एवं हकीमों की नियुक्ति की। मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संबंधी नियम बनाए। बृहस्पतिवार तथा रविवार के दिन जो है पशु वध पर रोक लगा दिया। रविवार का दिन विशेष सम्मान दिया गया। मनसब एवं जागीरों की पुष्टि कराई गई। मदद एवं मांस की पुष्टि कराई गई। मदद एवं मांस की पुष्टि हुई तथा धसबी का निषेध अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाया तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि तथा कैदियों की रिहाई की। शाहजहां आएगा 1628 से 1658 तक ये राज करेगा। ठीक है। इसकी माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई था। 1612 में इसका विवाह आसफ शाह की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ तथा शाहजहां ने मुमताज महल की उपाधि की। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां दक्षिण भारत में था। उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था तथा शाहजहां जो है अकबर और जहांगीर की तुलना में धार्मिक कट्टर था। शाहजहां ने नए मंदिरों का निर्माण रुकवा दिया तथा तीर्थ यात्रा कर लगाया। फिर से ईसाई धर्म पर परिवर्तन पर रोक लगाई। राजनीतिक घटना। बुंदेलों का विद्रोह हुआ इसके समय में तथा इसने समय में 1628 में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया तथा 1635 में इस विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। बुंदेलों के विद्रोह के बाद पुर्तगालियों का दमन होगा। 1632 में शाहजहां ने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश दिया। कासिम खां ने हुगली पर आक्रमण करके अनेकों पुर्तगालियों की हत्या की और हजारों को बंदी बना लिया। दक्षिण अभियान 1630 में होगा। शाहजहां ने अहमदनगर अभियान किया तथा इस तरह शाहजहां ने दक्षिण के अस्थायी रूप से मुगल सत्ता स्थापित किया। औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। कांधार विजय। 1638 में यहाँ के प्रशासक अली मर्दान खां को शाहजहां ने अपने पक्ष में कर लिया तथा कांधार शाहजहां को अली मर्दान ने क्या किया, कांधार को शाहजहां को सौंप दिया। शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 1657 में ये युद्ध शुरू हो जाता है। शाहजहां बीमार पड़ा और दक्षिण भारत में इसके मृत्यु की अफवाह उड़ गई। परिणामस्वरूप मुराद एवं शाह शुजा ने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। औरंगजेब ने धैर्य से काम लिया और मुराद को अपनी तरफ मिलाकर
दारा सिकोह के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कौन? औरंगजेब। ठीक। शाहजहां के समय होने वाले विद्रोह कौन कौन से थे? तो बुंदेलों का विद्रोह 1628 से 1635 तक चला। खान ए जहां लोदी का विद्रोह 1629 से 1633 तक चला। और पुर्तगालियों का विद्रोह 1632 ईस्वी में चला। ठीक। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देख लेंगे शाहजहां के समय। तो बहादुरपुर का युद्ध 1658 में शाह शुजा एवं दारा की शाही सेना के बीच होता है। शाह शुजा और दारा की शाही सेना के बीच में होता है बहादुरपुर का युद्ध। 1658 में ही धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना दारा की शाही सेना के बीच। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब एवं मुराद एक तरफ रहते हैं तथा दारा की एक तरफ रहता है, दारा सिकोह, और उससे युद्ध होता है। खजुआ का युद्ध औरंगजेब तथा शाह शुजा के बीच होता है तथा देवराई का युद्ध 1659 में औरंगजेब एवं दारा के बीच होता है। तो देखिए, खजुआ का युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ और देवराई का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा के बीच में होता है। और देवराई के युद्ध में ही दारा सिकोह मार दिया जाता है और मुख्य रूप से कौन बन जाता है? औरंगजेब गद्दी का दावेदार, महत्वपूर्ण दावेदार बन जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो इस समय जो है शाहजहां ने क्या करवाया था? तख्त ए तायूस मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने कविंद्राचार्य के अनुरोध पर इलाहाबाद एवं बनारस में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की सर्वोच्च उपाधि दी थी। शाह दारा सिकोह कादरी सिलसिले के सूफी संत मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था और इसने जो है दारा सिकोह ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ तथा 52 उपनिषदों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया तथा उसका नाम रखा सिर्र-ए-अकबर। क्या नाम रखा? सिर्र-ए-अकबर। दारा ने सफीनत उल औलिया तथा मज्म उल बहरैन नामक फारसी ग्रंथों का भी रचना करवाया। ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। इतालवी यात्री मनुची दारा के तोपची के रूप में कार्य किया था। इसने कैदी जीवन में व्यतीत करने के दौरान शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम उसकी सेवा करती थी। अब आ जाएगा सबसे कट्टरपंथी शासक औरंगजेब। 1658 से 1707 तक ये राजा रहेगा। इसका जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, 1658 में आगरा में तथा 1659 में दिल्ली में। ठीक। गद्दी पर बैठते ही इसने छोटे छोटे अस्सीकरों को समाप्त कर दिया। इस्लाम धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टर था। इसका राजत्व का सिद्धांत इस्लामी राजत्व का सिद्धांत था, मतलब इसने अपने राज को इस्लामी राज घोषित कर दिया था। जाटों का विद्रोह इसके समय हुआ 1669 में। गोकुल के नेतृत्व में मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में जाटों ने विद्रोह किया। 1670 में मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वाकर इसने क्या किया? इसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। पूरा भारत पड़ा हुआ था, इतनी ज़मीन थी, लेकिन इन जाहिलों को मंदिर तोड़वा के ही मस्जिद बनवाना था। इतने जाहिल किस्म के, इतनी जाहिली सोच के ये लोग थे। सतनामियों का विद्रोह 1672 में मेवात और नारानौल क्षेत्र में सतनामियों का विद्रोह किया। ठीक है। यह विद्रोह एक मुगल सिपाही तथा एक सतनामी साधु के सामान्य झगड़े से शुरू हुआ तथा बड़ा रूप धारण कर लिया। सिखों का विद्रोह कब होता है? तो औरंगजेब के समय सिखों के नए गुरु तेग बहादुर थे। ठीक। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब ने इन्हें अपने राज्य में बुलवाया तथा इन पर दबाव डाला, दिल्ली बुलवाया और दबाव डाला कि इस्लाम धर्म स्वीकार करें। इन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार किया तो इनको क्या किया गया? गुरु तेग बहादुर को इसी की वजह से 1775 में मृत्यु दंड दे दिया गया, उनको मार दिया गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इन्होंने 80,000 सैनिकों की इकट्ठा करके खालसा सेना तैयार की। अकबर का विद्रोह, यह औरंगजेब का पुत्र था। 1681 में इसने विद्रोह किया और भागकर मराठा शासक संभाजी के पास रायगढ़ के शरण ली। 1682 में यह फारस चला गया। औरंगजेब के दक्षिण विजय बीजापुर अभियान 1685 से 86। यहाँ का शासक सिकंदर आदिल शाह था। औरंगजेब ने इसे पराजित कर दिया तथा 1 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को अपने राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा अभियान 1686 से 87 में करता है। इस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया तथा 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर इसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। मराठों के संघर्ष औरंगजेब को अत्यधिक परेशान किया। मराठों में शिवाजी ने मुगलों के निरंतर संघर्ष किया और महाराष्ट्र के मराठों
के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी मुगलों के निरंतर संघर्ष किया। संभाजी ने तथा 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया तथा इनकी हत्या कर दी तथा मराठा राज्य का पर अधिकार कर लिया। कब? 1689 में। 1707 में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगाबाद में इसे दफना दिया गया। औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी कार्य देख लेते हैं तो हिंदुओं पर पुनः जजिया कर इसने लगा दिया था। हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किस शासक ने लगाया था, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो औरंगजेब ने लगाया था। राजपूतों को छोड़कर हिंदुओं को अच्छे घोड़े एवं पालकी की सवारी पर रोक लगा दिया था। मंदिरों के निर्माण एवं मरम्मत पर रोक लगा दी। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। इतिहास का लेखन तथा ज्योतिष पर रोक लगा दी। मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। बहुत कट्टरपंथी था। औरंगजेब के काल में होने वाले विद्रोह देख लीजिए। जाट का विद्रोह 1669 में जीवन पर्यंत चला। 1669 से गोकुल के नेतृत्व में हुआ। ठीक। सतनामियों का विद्रोह 1672 से 73 में खत्म हुआ। सिखों का विद्रोह गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में चला। 1675 से इसका जीवन पर्यंत। राजपूतों का विद्रोह 1678 से जीवन पर्यंत चला। अकबर का विद्रोह 1681-82 में हुआ और बुंदेलों का विद्रोह चंपत राय एवं छत्रसाल के नेतृत्व में 1672 से जीवन पर्यंत तक चलता रहा। बुंदेलों का विद्रोह महत्वपूर्ण तथ्य हैं। औरंगजेब ने आलमगीर फर्स्ट भी कहा जाता है इसको, यह इसकी उपाधि थी। औरंगजेब ने कुरान के हस्तलिखित 2 प्रतियां मक्का और मदीना भेजा। पुत्र जन्म के समय हिंदुओं से लिया जाने वाला कर समाप्त कर दिया था। जब इसके लड़के का जन्म हुआ, बाबर जिसको कहा अकबर सेकंड का जन्म के समय इसने क्या किया था, हिंदुओं से लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया था। इसके समय में प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। ठीक है, इसके समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार इसी के समय थे। तो ये आपका आज पूरा होता है। हम लोग जो है अगली क्लास में उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे 1707 से 1857 तक, और उसके बाद जो है आधुनिक भारत स्टार्ट किया जाएगा। ठीक। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।